हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है और मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट है तो एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा। सेकंड ये देखा था कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, एफ जेड का रियल पार्ट कांस्टेंट है तो एफ जेड कांस्टेंट होगा। और एक मैंने होमवर्क करने को आपको ये दिया था कि यदि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है और एफ जेड का इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है तो एफ जेड कांस्टेंट होगा। ये आपने किया होगा और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आज की हमारी थ्योरम है थ्योरम नंबर 3.8.2। देखिए, आप ये कंफ्यूज ना हो कि सर कभी कोई सा क्वेश्चन आ रहा है, कभी कोई सी थ्योरम आ रही है। आपको एक सीक्वेंस में, मतलब एक मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस फिक्स करके सारी चीजें करवाई जा रही हैं। आपका एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आप बस इन चीजों को ग्रहण करते चलें अच्छे से अच्छे ढंग से, ठीक है। तो आज जो प्रमेय नंबर 3.8.2 है, इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि फलन एफ जेड बराबर ux(y) प्लस आयोटा vxy प्रांत डी में विश्लेषिक है। देखिए, सबसे पहले तो एक प्रांत डी है, इस प्रांत डी में ये जो फलन एफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक है, विश्लेषिक है। तब हमें प्रूफ, ये चीज तो हमें दी हुई है और हमें प्रूफ क्या करवा रहा है, हमें प्रूफ ये करवा रहा है कि तब uxy और vxy दोनों प्रांत डी में प्रसंवादी फलन है। यानी इस प्रांत डी में जो uxy और vxy हैं, vxy इन दोनों को क्या प्रूफ करना है, प्रसंवादी प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि uxy को प्रसंवादी प्रूफ करेंगे, ठीक है, ओके। और फिर इसी प्रकार हम vxy को प्रसंवादी प्रूफ कर सकते हैं, ये हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, uxy को प्रसंवादी प्रूफ करना है। तो देखिए, इसके प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो जो चीज हमें दी हुई होती है उसे हम मान लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, विश्लेषक। तो माना एफ जेड बराबर uxy प्लस आयोटा vxy प्रांत डी में विश्लेषक फलन है, ये हमें दिया हुआ है तो हमने मान लिया विश्लेषक फलन है, ये हमने मान लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि uxy तथा vxy दोनों प्रसंवादी फलन हैं। अब प्रसंवादी में सबसे पहले अपन u को प्रसंवादी प्रूफ करेंगे, और प्रसंवादी की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, आपको याद होनी चाहिए कि यदि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक है तब फलन uxy प्रांत डी में प्रसंवादी होगा यदि u तथा इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या हो, संतत हो, तथा u इस प्रांत डी में जो लाप्लास समीकरण है उसको संतुष्ट करता हो। तो u को प्रसंवादी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मेरे को u के जो प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज हैं वो हमें क्या प्रूफ करने होंगे, संतत प्रूफ करने होंगे। और संतत प्रूफ करने के लिए हम एक थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज में लेंगे, और ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो आपके बुक में नहीं है, लेकिन है ये कॉम्प्लेक्स का स्टेटमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं कि यदि एफ जेड बराबर uxy प्लस आयोटा vxy किसी प्रांत डी में विश्लेषक फलन है तब u तथा v के प्रत्येक कोटि के आंशिक अवकलज इस प्रांत डी में क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्या बोला मैंने, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपके बुक में नहीं है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को ही मैं यूज में लूंगा कि यदि फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक फलन है तब u तथा v के प्रत्येक कोटि के, प्रथम द्वितीय कोटि के नहीं, हर कोटि के, चाहे कोई सी भी कोटि हो जो अस्तित्व में है,
प्रत्येक कोटि के आंशिक अवकलज क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसको लिख देंगे, चूंकि एफजेड क्या है, प्रांत डी में विश्लेषक है, प्रांत डी में विश्लेषक है, विश्लेषक है, विश्लेषक है, अतः u व v के हर कोटि के आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज प्रांत डी में क्या है, संतत हैं, प्रांत डी में संतत हैं। अतः u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज प्रांत डी में, प्रांत डी में संतत है। संतत प्रूफ कर दिया। तो यानी u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी में संतत प्रूफ हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो u है इस प्रांत डी में लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो लाप्लास समीकरण क्या होती है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लाप्लास समीकरण को प्रूफ करवाने के लिए देखिए, लाप्लास समीकरण को प्रूफ करवाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए चूंकि हमें दिया हुआ है, चूंकि ये दिया हुआ है कि fz जो है वो प्रांत डी में, प्रांत डी में क्या है, विश्लेषक फलन है, विश्लेषक फलन है, ये हमें दिया हुआ है। अब प्रांत डी में विश्लेषक फलन है तो कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि कॉची-रीमान समीकरण विश्लेषक होने की आवश्यक शर्त है। तो कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः कॉची-रीमान समीकरण से, कॉची-रीमान समीकरण से डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, ये होता है एक नंबर। और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x, ये हो गया दो नंबर। अब मेरे को कॉची-रीमान समीकरण लानी है, तो कॉची-रीमान समीकरण में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर होता है और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर होता है। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर लाने के लिए डिफरेंशिएट वन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर आ गया डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y, इसको दे दिया 3 नंबर। अब डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर लाने के लिए डिफरेंशिएट टू विद रेस्पेक्ट टू y, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर माइनस के डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x, और इसको दे दिया मेरे को 4 नंबर। अब मेरे को डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर 0 लाना है, इसलिए 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 दोनों को जोड़ा तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y और माइनस के डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x, और इसको देंगे हम 5 नंबर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मेरे को जो समीकरण 5 है ना, इसका RHS क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। समीकरण 5 का RHS 0 लेके आना है, तभी तो कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट होगी। तो आप फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में आंशिक अवकलन पढ़ के आए हो, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, चूंकि डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y डेल x बराबर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x डेल y, ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो। अर्थात यहां पे ये जो चर हैं इनका परिवर्तन करने पर इस वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो डेरिवेटिव होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कैलकुलस फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो समीकरण जो 6 है, इस समीकरण 6 का 5 में उपयोग करने पर
5 में उपयोग करने पर, 5 में उपयोग करें तो देखिएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, देखिए डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो डेल वाई डेल एक्स। ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो क्या आ गया आरएचएस में 0 आ गया, तो यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यानी अतः यू जो है वो प्रांत डी में कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट, तो लाप्लास समीकरण को, सॉरी, अतः यू जो है वो प्रांत डी में लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः देखिए लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और इसके प्रथम दो कोटि के आंशिक फलक प्रांत डी में संतत है। अतः जो फलन u है वो प्रांत डी में क्या है, प्रसंवादी फलन है। यही प्रूव कर देना था हमको। अब इसी प्रकार करके आप लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। v को इसी तरह करने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार करके लिखोगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो vxy है वो प्रांत डी में प्रसंवादी फलन है। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे थ्योरम के, एक नंबर आपका कट नहीं होगा। आशा करता हूं आपको ये पूरी थ्योरम समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी कराते जा रहा हूं, एग्जांपल्स भी कराते जा रहा हूं जो आपके पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप आएंगे उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर है 3.10.8। 3.10.8 जो क्वेश्चन है ये आपके काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या है कि ये प्रदर्शित करना है कि फलन fz बराबर u प्लस आयोटा v, और इस फलन fz की वैल्यू ये दी हुई है कि जब z का मान 0 के बराबर नहीं है तो फलन fz की वैल्यू ये है, और जब z बराबर 0 है तो फलन fz की वैल्यू 0 है। तो ये प्रूव करना है कि ये जो फलन fz है वो क्या है, संतत है। तो इसमें तीन चीजें प्रूव करनी है हमको। सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि जो फलन fz है वो क्या है, संतत है। पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। सेकंड चीज ये प्रूव करनी है कि जो फलन fz है वो CR समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है, कि यानी जो CR समीकरण है वो मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है, ये प्रूव करना है। और थर्ड चीज हमें ये प्रूव करनी है कि जो f' 0 है इसका अस्तित्व नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक फलन fz दिया हुआ है, fz की वैल्यू जब z नॉट इक्वल टू 0 है तो ये है, और जब z बराबर 0 है तो फलन fz की वैल्यू 0 है। अब इसमें तीन चीजें प्रूव करवा रहा है। पहली बात ये प्रूव करवा रहा है कि जो फलन fz है वो संतत है। सेकंड चीज ये प्रूव करवा रहा है कि फलन fz कॉची रीमान समीकरण को मूल बिंदु पर संतुष्ट करता है। और थर्ड चीज ये प्रूव करवा रहा है कि z बराबर 0 पर जो फलन fz है इसका अवकलज f' 0 जो है इसका अस्तित्व नहीं है। तो तीन चीजें प्रूव करवा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो फलन fz है वो संतत है, ये चीज हम प्रूव करते हैं। क्लियर है? ओके। तो देखिए सबसे पहले फलन fz को संतत प्रूव करते हैं। संतत प्रूव करते हैं फलन fz। देखिएगा अब फलन fz हम जानते हैं कि कोई भी सम्मिश्र फलन होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने की परंपरा क्या होती है, u प्लस आयोटा v। तो ये जो फलन fz दिया हुआ है इसको भी अपन u प्लस आयोटा v की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब uxy और vxy की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो fz बराबर ये हो गया x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस y²। तो ये तो इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा x³ और माइनस माइनस प्लस y³ अपॉन x² प्लस y²। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे uxy की वैल्यू क्या आ गई, uxy की वैल्यू आ गई x³ माइनस y³ अपॉन x² प्लस y², और vxy की वैल्यू क्या आ गई
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपन को एफ जेड को संतत प्रूफ करना है। एफ जेड संतत कब होगा? जब u और v दोनों संतत हो। अब देखिए चूंकि u और v क्या है, दोनों परिमेय फलन है, क्योंकि अंश अपॉन हर के रूप में लिखे हुए हैं तो परिमेय फलन होते हैं। परिमेय फलन आप सेकंड ईयर रियल एनालिसिस में ये पढ़ के आए हो कि परिमेय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, केवल एक कंडीशन में संतत नहीं होते, जब उनका हर जीरो हो। हर जीरो हो। अब देखिए क्या यहाँ हर जीरो है, एक्स स्क्वायर ये एक पॉजिटिव संख्या है, वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव संख्या है, और दो पॉजिटिव संख्याओं का योग कभी शून्य नहीं होता। यहाँ पे हर एक ही स्थिति में जीरो हो सकता है, जब एक्स जीरो हो और वाई जीरो हो। अब एक्स जीरो और वाई जीरो होगा तब फलन की वैल्यू ये नहीं है, तब फलन की वैल्यू ये होगी। तो इसलिए एक्स जीरो और वाई जीरो भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स जीरो और वाई जीरो होता है तो जब फलन की वैल्यू ही जीरो है, फलन की वैल्यू ये होती ही नहीं। तो इसलिए ये जो uxy और vxy दोनों परिमेय फलन है, और परिमेय फलन सर्वत्र संतत होते हैं। तो लिख देंगे चूंकि uxy व vxy दोनों परिमेय फलन है, परिमेय फलन है, जिनके हर शून्य नहीं है, जिनके हर शून्य नहीं है। और ux अतः uxy व vxy संतत फलन है, क्योंकि परिमेय फलन सर्वत्र संतत होते हैं, और u और v सर्वत्र संतत फलन है, अतः fz संतत फलन है। अतः fz क्या है? संतत है। तो जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था कि fz को संतत प्रूफ कीजिए, वो तो हमने कर दिया। देखिए ये सारी चीज आपको मेरे नोट्स में जो मैं हैंड रिटन आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ उनमें बहुत अच्छे से लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आप लिखने का कोई इश्यू यहाँ ना रखें, आप समझने का आपका मोटो होना चाहिए। आपको वीडियो के साथ जो नोट्स मिल रहे हैं उनमें आसानी से आप आराम से लिख लेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज थी कि भाई fz संतत प्रूफ करना है, वो तो हो गया। अब सेकंड क्या प्रूफ करवा रहा है? सेकंड प्रूफ ये करवा रहा है कि जो फलन fz है वो मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए uxy की वैल्यू तो अपन लिख लेते हैं, एक बार काम आएगी अपने, नीचे लिख लेता हूं थोड़ा। uxy की वैल्यू क्या निकल के आई है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और vxy की वैल्यू क्या आई है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु 0,0 पर ये जो फलन fz है ये कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मतलब मूल बिंदु पर हमें चार मान निकालने होंगे, डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। ये चारों मान निकल जाएं तो फिर ये जो चारों मान से कॉची रीमान समीकरण था डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल y बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल x आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इन चारों वैल्यूओं को निकाल लेते हैं। आप सेकंड ईयर रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हो और मैंने अभी भी समझाया था कि x बराबर a पर जो f डैश x है, मतलब f डैश a है, इसकी वैल्यू होती है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये होती है, काफी बार मैंने बताई। अब अपन को डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू निकालनी है x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू a नहीं 0। मैंने पहले भी समझा चुका हूं इस चीज को आपको। अब x की जगह कौन है? u x, ठीक है, माइनस u 0, ठीक है, अपॉन x माइनस a। अब u में क्या है? दो कांस्टेंट है ना, x और y। अब दूसरा क्या है? y। तो मूल बिंदु पर y की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, और मूल बिंदु पर कांस्टेंट y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये हो गई 0 और ये 0। तो डेल u अपॉन डेल x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्या हो गया? अब u में
x की जगह x रखो, y की जगह 0 रखो, तो ये क्या आ गया, x आ गया, माइनस ये आ गया 0, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो देखिएगा यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ इन्फिनिटी मत कर देना। क्यों? क्योंकि f z जब z बराबर x बराबर 0 और y बराबर 0 मतलब z बराबर 0 और z बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 0 है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो ये x से x गया, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, डेल u अपॉन डेल y, तो यानी लिमिट, अब y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 की लिमिट y आएगी तो u। ठीक है, अब ये 0 y, अब तो समझ में आ गया होगा आपके, ये 0 0 अपॉन y माइनस, क्लियर है? ओके, अब u में x की जगह तो 0 रखो और y की जगह तो ये आ गया माइनस के y, और ये 0 और y, तो कितना आ गया ये y माइनस, यानी -1 डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे हम, डेल v अपॉन डेल x, क्लियर दिख रहा होगा आपको, इधर लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू देखिएगा, तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू तो आ गई 1 और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई -1। अब क्या निकालेंगे, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y, तो डेल v अपॉन डेल x यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, अब v की जगह कौन, f की जगह कौन सा फंक्शन आएगा, v x 0 माइनस v 0, 0, अब तो समझ में आ गया होगा ये x माइनस 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब v में x की जगह x रखो, y की जगह 0 रखो, तो क्या आएगा, x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, यानी कितना आ गया 1, और डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y यानी लिमिट y टेंड्स टू 0, v 0, y माइनस v 0, 0 अपॉन y माइनस 0, और ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए v में x की जगह 0, y की जगह y रखो, तो y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, यानी ये आ गई वैल्यू 1, तो ये चारों वैल्यू निकल गई। देखिए डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू तो कितनी आई थी 1, और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई है -1, तो कॉची रीमान समीकरण से देखिए संतुष्ट हो रही है। डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y हो रहा है ना, और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x, क्योंकि ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, अतः यहां लिखेंगे अतः, तो देखिए चूंकि लिख दो, चूंकि डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y, किस पर, मूल बिंदु 0, 0 पर, और डेल u बाई डेल y बराबर माइनस डेल v बाई डेल x, किस पे, 0, 0 पे। अतः यहां लिख देंगे अतः फलन fz मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, जो प्रूफ करवा रहा था कि सिद्ध कीजिए कि fz मूल बिंदु पर कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है कि जो S0 है उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बताया है, सेकंड ईयर रियल में पढ़ के आए हैं कि x बराबर a है, तो इस पर f डैश a की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने यूज में लिया था, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब z बराबर 0 पर f डैश z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ना f डैश 0 बराबर लिमिट, अब x की जगह कौन है, z है ना, तो z टेंड्स टू 0, f x की जगह z माइनस a की जगह 0 अपॉन x की जगह z माइनस 0, तो f डैश 0 बराबर लिमिट z, अब देखिए f z की वैल्यू रख देंगे x और y के टर्म्स में, और z की वैल्यू रख देंगे x प्लस आयोटा y, तो यानी z टेंड्स टू 0 है, मतलब x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब z माइनस 0 0 है और 1 अपॉन z, तो z की जगह x प्लस आयोटा y, तो 1 अपॉन x प्लस आयोटा y, और f z की वैल्यू रख दो, यहाँ से f z की वैल्यू आपको दी हुई है ना, उस f z की वैल्यू रख दो x क्यूब 1 प्लस आयोटा
और ये दी हुई है माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 0 है। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए एफ डैश 0 बराबर, अब देखिएगा यहां पे ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया, ओके यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, अब z टेंस टू 0 है, तो z टेंस टू 0 है तो z 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये देखिए ये है कि जो z है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो z को 0 की ओर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है, व्यापक रास्ता y बराबर mx, y बराबर mx। तो हम मान लेते हैं कि नाउ z टेंस टू 0 along y बराबर mx पाथ, मतलब y बराबर mx पाथ के, देखिए हम x बराबर 0 या y बराबर 0 इन दो रास्तों पे भी ले सकते थे, लेकिन एक जनरल रास्ता ले लिया y बराबर mx, इसमें सारे रास्ते आ गए। जहां m बराबर क्या है, जहां m बराबर क्या होता है, जहां m बराबर होता है tan थीटा, ठीक है ओके। और यानी जब थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये पथ की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। यदि थीटा की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस हो गया, थीटा की वैल्यू 90 है तो ये y एक्सिस हो गया। तो यानी y बराबर mx पाथ लिया है तो f डैश 0 बराबर लिमिट, अब देखिए y की जगह तो mx की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए y तो कैंसिल, y तो की टर्म तो रहेगी नहीं, तो इसलिए लिमिट x की लगेगी, अब 1 अपॉन x प्लस आयोटा mx, और ये हो गया x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस y क्यूब, और ये y की जगह mx रखेंगे तो m क्यूब x क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y, m स्क्वायर और x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा x क्यूब कॉमन आ गया, x स्क्वायर कॉमन आ गया, x इसमें से कॉमन आ गया, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गई। अब x ही नहीं है तो लिमिट भी नहीं लगेगी क्योंकि x की टर्म ही नहीं बची कोई, तो इसमें यहां पे देखिए क्या रह गया, यहां रह गया 1 प्लस आयोटा माइनस m क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ये f डैश 0 की वैल्यू आ गई। अब f डैश 0 का अस्तित्व कब होगा, f डैश 0 का अस्तित्व मैंने आपको पहले क्लासों में भी समझाया है, जो मेरी क्लास को स्टार्टिंग से ले रहा है उसके सारी चीजें समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया था कि अवकलज का अस्तित्व कब होता है, जब सीमा का अस्तित्व हो, और सीमा का अस्तित्व कब होता है कि जब हम किसी भी मार्ग से जाएं, मतलब जो z है वो 0 की ओर किसी भी मार्ग से जाए, कोई भी मार्ग हो, वैल्यू कैसे, यानी जो सीमा का मान कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। मान समान आएगा तो सीमा का अस्तित्व होगा, और सीमा का अस्तित्व होगा तो अवकलज का अस्तित्व होगा। अब यहाँ पर जो सीमा का मान डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है m पर, और m बराबर, और m किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, मतलब m की वैल्यू, यानी अलग अलग पथों के लिए m की वैल्यू अलग अलग आ रही है, m की वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब अलग अलग पथों के लिए सीमा का मान अलग अलग आ रहा है, और अलग अलग पथों के लिए सीमा का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब किसी भी मार्ग से कोई भी मार्ग हो उससे मान हमको समान आए, तो सीमा का अस्तित्व होता। लेकिन यह सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो सीमा का मान है वो m पे डिपेंड कर रहा है, और m बराबर क्या, और m का मान किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। थीटा चेंज होने से क्या चेंज हो रहे हैं, पथ चेंज हो रहे हैं, मतलब अलग अलग पथों के लिए ये जो सीमा की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। अब अलग अलग पथों के लिए सीमा की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब चाहे कोई भी रास्ते हो, सभी रास्तों से मान एक समान आए, तो सीमा का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। और सीमा का अस्तित्व नहीं है तो अवकलज का अस्तित्व नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, मैंने 3-4 क्लासें लगाई थी इस पे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसलिए अवकलज का अस्तित्व नहीं है, अवकलज का अस्तित्व नहीं है, अतः अवकलज का अस्तित्व नहीं है, तो fz जो f0 है, अतः f'0 जो है इसका अस्तित्व नहीं है, f'0 का अस्तित्व
नहीं है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्लियर होता है। आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और वैसे मुझे तभी पता लगेगा जब आप मुझे बताओगे कि सर हमें समझ आ रहा है या नहीं। तो यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे से पूछिए, क्योंकि मेरे को तभी पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। क्योंकि ऑफलाइन में देखिए ये होता है कि अपन सामने एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट। अब ऑनलाइन में तो आप बताओगे तभी तो मेरे को पता लगेगा, ठीक है। तो हम आपके लिए जो इतना अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिले, हमें पता लगे कि हमारे स्टूडेंट्स के समझ में आ रहा है या नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। और प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।